BS कंप्यूटर साइंस कर चुका हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम से। उसके अलावा हमारे साथ जो दूसरी स्टूडेंट है सर की मैम शुमाइला गजाफी। शुमाइला इज़ अ पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड and she has a background in business management and trainings. She has always been inclined towards the creative arts in general and Islamic arts in specific. The opportunity to learn Irani Nastaliq from Ustaz Sayyidul Hussaini or Sajid Abbas Naqvi is a dream come true for her. Her ambition is to establish a deep connection with this ilm of the sacred. She hopes to arrive at a level where she can enable others to start their own journey of calligraphy. टॉक से पहले मैं सोच रहा था कि किस तरह गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तो उस हवाले से मैं पिछले कुछ दिनों से पुराने लेक्चर्स देख रहा था, क्योंकि इंसान को एक तरह से शायद नॉस्टैल्जिया भी होता है और वो जो पुरानी चीज़ें उनको दोहराता है। मेरे ख्याल में जब रेट्रोस्पेक्टिवली आप चीज़ों को देखते हैं तो आप एक उनको एक नई रोशनी में देखते हैं। तो उसमें से एक जो सर जो फरमाते थे शुरू वाली क्लासों में कि ये जो काम है ये ना उस्ताद का इजाज़ है ना शागिर्द का, बल्कि काम का, और जिससे इस काम का ताल्लुक जुड़ा है उसी का इजाज़ है और वही इसको दायम रखता है। तो सबसे पहले मैं नस्तालीक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद हम जो हमारी जो सफ़र का आगाज़ और किस तरह अभी तक चल रहा है उस पर गुफ्तगू होगी। और उसके बाद हमारा जो उस्ताद शागिर्द का जो ताल्लुक है उस पर हम रोशनी डालेंगे। और आखिर में मैं कुछ मश्क करके दिखाऊंगा ताकि एक एज अ शागिर्द, नॉट एज अ टीचर ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल ही इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, मगर एक शागिर्द किस नज़र से अपनी मश्क को देखता है और किस अ, तरह निभाता है वो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो नस्तालीक बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है ये जो सुलस ख़त है अरबी, इससे निकला है। बेसिकली दो ख़त थे, नसख और तालीक। अ, उन दोनों को मिला के ये जो ख़त है ये वजूद में आया। इसकी जो हिस्ट्री है इसके मुतालिक उस्ताद अहमद अली भुट्टा साहब फरमाते हैं कि 784 से 813 हिजरी में सुल्तान अहमद जरायर के दौर में बगदाद में ख्वाजा मीर अली तबरीज़ी ने इसको ईजाद किया। और इससे पहले इसका होने का सबूत नहीं है बिल्कुल भी। और ख्वाजा मीर अली की जो काविश थी उस हवाले से बताया जाता है कि जब वो इस ख़त को ईजाद कर रहे थे तो वो काफ़ी परेशान मारे मारे फिरते थे कि किसी तरह मैं, क्योंकि वो उनको एक चीज़ नज़र आती थी मगर वो उसको किसी तरह उसमें कोहेरेंस और डिफाइन नहीं कर जी पाते। सिमेट्री नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, जो किसी भी ख़त की एक खासियत होती है। कोशिशें बहुत कर जी, रहे थे। तजर्बे कर रहे थे, मुशाहिदात बहुत सारे कर रहे थे मगर कामयाब नहीं हो रहे थे। तो एक फिर दिन उनको ख्वाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ियारत हुई। और उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि मैं एक ख़त इजाद करना चाहता हूँ तो आप उसमें मेरे रहनुमाई फरमाएं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मुर्गाबी के पंजों और परों की तरफ तवज्जो करो और मुशाहिदा करो। तो उससे फिर अ, ख्वाजा मीर अली ने उस सारे जो ख़त नस्तालीक है और फिर नस्क और तालीक का जो मिलाप है उसको मुकम्मल किया। और अगर आप ख़त नस्तालीक को मतलब एज अ ऑब्जर्वर भी देखें ना, नॉट नेसेसरली एज अ स्टूडेंट और टीचर, तो उसमें आपको काफ़ी खसूसियात नज़र आएंगी। जो सबसे बड़ी उसमें ये है कि इसको बिल्कुल फिल बदी लिखा जाता है कि इस बाकी जो पहले जो वो ख़त थे जैसे कूफ़ी है तो उसके मुतालिक कहा जाता है कि बल्कि जो नसख और तालीक और फिर नस्तालीक की जो इजाद है वो भी इसी ज़रूरत के पेश नज़र आई कि जो कूफ़ी ख़त था वो क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट लाइंस होती थी और उसमें काफ़ी मुश्किल से उसको लिखा जाता, तहरीर किया जाता था। तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा ख़त इजाद किया जाए जो रोज़मर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। तो उस वक्त नसख
वजूद में आया। तो हमारे उस्ताद का जो तारुफ है, उस्ताद सईदुल हसैनी, उनको इजाज़ा हासिल है ख़त नस्तलीक में इरफान अहमद ख़ान, जो कि सदर रह चुके हैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट गिल्ड पाकिस्तान के, और ईरानी उस्ताद नासिर जवाहिरपुर। मैंने तो अपना थोड़ा बहुत तारुफ कराया कि 2020 में कोविड के दिनों में मेरा ये क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि शुमाइला, जिन्होंने मैंने बाद ज्वाइन किया, मगर अब हम तकरीबन एक लेवल पे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रेक ली बीच में। तो वो आप ज़रा बताएं कि आपके सफ़र का आगाज़ हद नस्तली के हवाले से क्यों कर हुआ, और अभी आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? अस्सलाम वालेकुम फराज, और बहुत शुक्रिया हस्तन इस टीम का भी ऑर्गेनाइज करने का, इस सिटिंग का। जहाँ तक नस्तालीक का ताल्लुक है, तो आई थिंक कोविड के जहाँ बहुत सारे बुरी चीज़ें थी, वहाँ पे ये गिफ्ट्स भी थे कि हमारी लाइफ सॉर्ट ऑफ रीसेट हुई कुछ ना कुछ तरीके से, और असेस करने का मौका मिला कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। क्योंकि हम एक रोबोटिक किस्म की लाइफ में, और स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे, तो बिल्कुल इस तरह की लाइफ में हम रहते हैं जिसमें अ, आपके पास सोचने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, रीअसेस करने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता। तो कोविड में जब सब चीज़ें बंद हो गई और बहुत वक्त हाथ आया, तो तब ये मौका मिला, और फिर ये अपॉर्चुनिटी, तौफीक, वही के जब ख्वाहिश होती है तो कोई ना कोई रास्ता बन जाता है। और वो एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में हस्तोनीस्त के प्लेटफॉर्म से मुझे पता चला। और इसी तरह आगाज हुआ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास कोई वजह नहीं है ना करने की। ऑनलाइन है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा, बहुत रीजनेबल प्राइस्ड है, और मेरे पास वक्त है। तो फिर ये पॉइंट बना कि जहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है, अ, कितना ही बुरा हो सकता है। अब नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन ट्राई तो करना। क्योंकि बहुत ज्यादा बचपन से मेरे ख्याल में मुझे आर्ट्स का और इस्लामिक आर्ट्स का बहुत शौक रहा, और मैंने बहुत चीजें अपने तौर पे की, लेकिन कभी भी जो कलम से लिखने का काम है वो, या प्रॉपर सीखना किसी से, वो नहीं किया। तो वो आई थिंक बस इस तरह का इम्तजाज हुआ कि अवेलेबिलिटी की वजह से और खुदा की तौफीक से वो सिलसिला शुरू हुआ अराउंड द सेम टाइम कोविड के बाद। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और नोवेयर नियर परफेक्शन। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि शागिर्द के तौर पे ही हम हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा है जो सीखना बाकी है। लेकिन आज की डिस्कशन का एक पर्पस ये भी है कि हम लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर सकें, जो बाद में देखेंगे कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने बचपन से किया हो तो ही आप कर सकते हैं, या आप कहें कि ये गॉड गिफ्टेड ही होगी, तो टैलेंट ही होगा तो आप कर सकते हैं। जिंदगी के किसी भी हिस्से पे आप ये शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपका आर्ट्स में हाथ अच्छा हो या नहीं हो। आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्पेशल बात इस इल्म की यही है कि वो खुद ही आपको बिल्ड करता है। तो आई थिंक ये एजाज है काम का ही, कि काम खुद ही आपको खींचता है और काम खुद ही आपको इस्टेब्लिश करता है उसके अंदर। थैंक यू। I would fully agree with the last point that you made कि ये बिल्कुल भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। बचपन से ही मेरी जो खुशहाली थी वो बहुत ही मतलब कह लें कि बुरी थी। और क्योंकि मेरे जो कलम पकड़ने का तरीका था वो भी बचपन से वो अजीब सा एक कहीं से आदत पड़ गई थी। और तो फिर उस तरह फिर मैं लिखता रहता था। और आपकी बात सही है, जो आपने दूसरा पॉइंट भी उठाया कि ये काम आपको एक अपने अपने एक सफ़र पे लेकर चलता है। क्योंकि मुझे याद है जब कोविड में शुरू हुआ ये सिलसिला क्लासेस का मेरा, तो उस वक्त मेरा गैप ईयर चल रहा था, और लम्स आने से पहले तो मैं यही कुछ मसरूफियात वगैरह ढूंढ रहा था कि किस तरह अपना वक्त जो है वो सर्व करूं। तो मेरे नाना अबू ने बताया कि ये हस्तनीस इंस्टीट्यूट है, और ये काफ़ी मुख्तलिफ आर्ट्स वगैरह की क्लासेस कराता है, तो तुम इधर देखो। तो पता नहीं, बस मुझे ख़त नस्तली के हवाले से कुछ मुझे अच्छा लगा उस वक्त, तो मैंने कहा चलें ये सीख लेते हैं, वक्त भी है। और
उस वक्त भी लगा था कि काफ़ी मुश्किल काम होगा, मगर फिर भी हामी भर ली। तो उस वक्त शायद कह लें कि एक हॉबी की तलाश थी, मगर वजूहात की तरबियत और मेच्योरिटी ग्रेजुअली अमशाक के साथ और क्लासेस के साथ बढ़ती गई। और जिस शुमाइला ने भी जिक्र किया कि ये ऐसा काम है जो आपको खुद मेच्योर करता रहता है। अब तो इस वक्त ये है कि ये एक ताल्लुक कायम हो गया काम से ना। तो अब अगर हमने मशक करनी है तो हमने हर रोज़ किसी ना किसी तरह वो 1 या 2 घंटे निकालने हैं। वो अब हम पर है, हम किस तरह निकालते हैं, वो सुबह निकालते हैं, रात को निकालते हैं, जिस समय मर्जी निकालते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा शायद दीनदार आदमी तस्वर करता हूँ, या कोशिश करता हूँ कि कम से कम दीन पे चलने की कोशिश करूँ। तो अगर दीन की तरफ भी देखा जाए तो फिर वो भी एक निज़ाम ताल्लुक़ का नाम है। तो आजकल तो उसको काफ़ी जी कहा जाता है कि जी वो तो निज़ाम हयात है। अगर अगर निज़ाम हयात ही होता तो फिर इसमें दीन में मौत का और फना होने का इतना बड़ा तस्वर क्यों है। जिस तरह वो आयत भी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो निज़ाम हयात अगर दीन को कहा जाए तो वो पहला जो पार्ट है उस पर तो पूरा उतरता है कुछ हद तक, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं, ठीक है, हमने इधर एक ज़िंदगी गुजारनी है, हाँ, उसी की तरफ लौट के जाना है। वो तो निज़ाम हयात नहीं पूरा करता। तो मेरे ख्याल से ये एक दीन मेरे लिए, और ट्रेडिशनली भी मैं से इसको एक निज़ाम ताल्लुक़ की बुनियाद पर समझा गया है। तो इससे भी एक सवाल खड़ा होता है कि अम, मजहबी आदमी मतलब खताती क्यों करे, या फिर कोई भी फन क्यों सीखे, कोई भी आर्ट क्यों करे। तो अ, मुझे इसी टॉक के थ्रू वैसे ये, क्योंकि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि मैंने कभी इन वजूहात पे इतना कभी गौर नहीं किया था, मगर इस टॉक के थ्रू मुझे भी मौका मिला कि जो मेरे अनकॉन्शियसली जो भी इस सफ़र के थ्रू जो ख्यालात या फिर आदत बन चुकी थी, इन पर भी गौर करूं। तो उस हवाले से अहमद जावेद साहब की एक मैंने टॉक सुनी कि मजहबी आदमी शायरी क्यों पढ़े। तो उस वजह से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो वो मैं ज़रा पढ़ना चाहता हूँ कि अगर दीनदार शख्स की तारीफ़ यूँ की जाए कि जिसके शऊर, अखलाक और अमल की तरबियत और बर्दाश्त दीन ही के ज़ेर साया हुई हो, तो क्या जमालियाती ज़ौक़ की तरबियत करते करते हम अपने दीनी साख्त पर तो कोई मज़र असरात नहीं छोड़े। हाँ, छोड़ सकते हैं, बशर्त ये कि उस शख्स के शऊर का क़िवाम ईमान के सब्सटेंस ना हो, अमलन, अखलाकन, दीनन अल्लाह की तरफ इरादी और कामिल यकसुई का फ़ैसला ना किया हो। उसके लिए हर अमल और हर इल्म मुज़र साबित हो सकता है, चाहे वो दीनी ही क्यों ना हो। तो इसी वजह से अगर हर इल्म, अमल, शुगल अपनी सेहत और गलती के यकीनी इम्कानात से कतई नज़र मुफीद है, दीनी शख्सियत के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है, जिसका मकसद उसे हासिल करने की काविशों से पहले तय हुआ हो, ना कि बाद में। जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि जी नमाज क्यों पढ़ी जाए, तो वो हम मतलब कुछ जो माँ बाप कहते हैं कि जी नमाज जी आपको वक्त की पाबंदी सिखाती है, आपको वो गौर व फिक्र करना, या फिर अल्लाह से मतलब मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट्स हैं। जो असल मकसद है वो तो इससे पहले तय होना चाहिए कि नमाज पढ़ी ही क्यों जाए। तो खैर जब हर तो फिर अगर इस जहनीत के साथ अगर देखा जाए तो फिर, क्योंकि मैं वेस्टर्न लिटरेचर और फिलॉसफी भी पढ़ता हूँ कभी कभार, तो फिर उनमें से भी अपने काम की बात निकाल लेता हूँ कभी, मतलब अ, क्योंकि ये ताल्लुक जो आपका पीछे अल्लाह से जुड़ा है, तो फिर आप अगर उनको भी देखते हैं तो उनकी गलती या फिर सेहत के कतई नज़र आप उनसे भी अपने काम की बात निकाल लेते हैं। तो यही मैं से ताल्लुक मेरे साथ, मेरा ख़त नस्ताली के साथ है, बल्कि वो तो इतना ख़तरनाक नहीं है जितना वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को कह सकते हैं। वो उस वजह से बहुत खुशगवार है, क्योंकि नस्तालीक और वैसे भी जो ख़त हैं उनका एक ताल्लुक ही जो बना है वो कुरान और दीन के ज़ेर साया रहा है। अब
जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखती हैं अपने सफ़र को, तो किस तरह आप इसको पाती हैं, और किस तरह आप समझती हैं कि इसने आपको, जैसा आपने जिक्र किया, मैच्योर किया? तो आप क्या समझती हैं कि क्या वजूहात बनी हैं, और अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। जी, शुक्रिया फराज। बहुत ही प्यारी, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स जिक्र कर दिए ऑलरेडी। मैं उसी बात पे वापस जाऊंगी कि जिस जो जो किसी भी चीज को जब इंसान करता है, किसी भी नई चीज को ट्राई करता है, जो जो उसका आगाज होता है, वहां तक जाने की जरूर इंसान को ख्वाहिश होती है कि ये शुरू कहाँ से हुआ। कुछ चीजें तो तय हैं, जैसे आपने कहा कि एज अ मजहबी पर्सन आपके रिचुअल्स हैं जो तयशुदा हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ओपन एंडेड हैं, और उनमें फिर ऐसे कह लें कि जैसे दरिया है या समंदर है, जो जितना जाना चाहे। तो मेरा मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि इसका आगाज कुरान के साथ, यानी कि सेक्रेड मुकद्दस इल्म के साथ शुरू से है, तो इसको हम सिर्फ जमालियाती पॉइंट ऑफ व्यू से, और सैयद साहब भी ये बात किया करते हैं कि एक जमालियात है जो कि अट्रैक्ट करती है। जैसे आपने अपने बचपन की बात की कि अच्छी नहीं थी लिखाई और वो फिर मेहनत की गई या सबने कहा। अनफॉर्चुनेटली हम अब, हमारी औलादें जिस जनरेशन का हिस्सा हैं, वहां पे वो करेक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि चीजें शिफ्ट हो गई हैं सारी की सारी इंटरनेट के ऊपर और ऑनलाइन। तो हाथ से लिखने का, यानी ये अवेयरनेस भी नहीं रही कि हाथ से लिखना आना चाहिए या स्पेलिंग्स आने चाहिए। हमारे देखते देखते इन चीजों की जरूरत खत्म हुई है। तो आई थिंक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री का, कि हम ये शिफ्ट रियलाइज करें कि ये शिफ्ट हुआ है, और इवेंचुअली इवन कैलीग्राफी ऑनलाइन, आपको लोग ऑनलाइन तरीके से सिखा रहे हैं, जिसमें आपका हाथ का और कलम का एलिमेंट नहीं है, उसमें भी जमालियात अचीव हो रही है। तो क्या फर्क है, और क्यों कोई लिखे हाथ से कलम उठा के और इतनी मेहनत करे, जबकि आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक दो चीजें आती हैं कि आपके हाथ, जब आप लिखते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। पहले तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दीन का कोई भी एलिमेंट शामिल है, तो वो आप दीन के लिए नहीं कर रहे, दीन आपके लिए कर रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव होना कि ये मेरा बेनिफिट है इसमें, और ये अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मश्क करते हैं, और जब मैंने शुरू किया था, तो सैयद साहब से मैंने दो चीजें सिर्फ पूछी थी। आई थिंक फरीद साहब यहाँ बैठे हैं, फरीद साहब ने उसका एक इंट्रो सेशन किया था, ईरानी नस्तलीक और लाहौरी नस्तलीक दोनों का। और मुझे कुछ फर्क नहीं पता था, तो मैंने सिर्फ दिन के बेसिस पे, जो दिन मुझे सूट करता था उस दिन के बेसिस पे मैंने वो चूज कर लिया। अम, मैंने दो चीजें अब सैयद साहब से पूछी थी। वो एक तो ये थी कि सब्र, आपको सब्र की कैसे डेवलपमेंट होगी इसमें, और दूसरा ये कि ओवरऑल माइंड को कैसे डिसिप्लिन करता है ये। और वो दोनों ओवर द इयर्स मैंने एक्सपीरियंस की हैं। क्योंकि बात तो यही है कि इंसान कंफर्ट चूज ना करे, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी या हर्डल चूज करे और उसको ओवरकम करे। तो ग्रोथ तो वहां पे है, क्योंकि हम ओवरऑल कंफर्ट चूज करने वाली जनरेशन्स हो गए हैं अब। तो हम अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहते कि हाथ से क्यों लिखा जाए, जबकि आप और तरह से इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप असेस करें कि आपकी अपनी ग्रूमिंग बहुत हद तक आपके हाथ में है एज एन अडल्ट। और जाहिर है जो अवेयर अडल्ट्स होंगे वही अपनी औलादों को, अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स को ज्यादा अवेयर कर सकते हैं उन चीजों के बारे में, ताकि वो एक नम्ब जिंदगी ना गुजारें। और आई थिंक यहाँ से वो शुरू होता है बात, जो कनेक्शन वाली है, डीपर कनेक्शन वाली है, कि अगर आप अलिफ भी लिखते जाएं और हजारों दफा आप सिर्फ अलिफ ही लिखते जाएं, तो भी हर दफा अलिफ लिखने में एक नई बात है, एक नई फीलिंग है, एक नई क्लोजनेस है। और इसको आप इबादत से अलग बिल्कुल नहीं कंसिडर कर सकते, मेरी राय के मुताबिक, कि आप इसको अब इबादत से किसी भी तरह से अलग करें। क्योंकि आप जब ये सोचते हैं कि कैलीग्राफी का आगाज, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो था वो मदनी खतूत थे, और उसके बाद मक्की खत शुरू हुआ, और कूफिक स्क्रिप्ट से सारी बात शुरू हुई। उन्होंने जो शुरू में खत लिखे
लोगों को दूर दराज दावत इस्लाम के लिए वकूफ से थे। और फिर आहिस्ता 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 बिकॉज ऑफ कुरान इस इल्म ने इतनी ज़्यादा वसअत पाई कि बहुत ज़्यादा किस्मों के ख़त हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मुल्कों में गए और मुख्तलिफ कल्चर्स ने उनको अडॉप्ट किया। जैसे एक लैंग्वेज मुख्तलिफ जगह पे जाके कनेक्ट करती है लोगों को, उसी तरह इसको भी हम एक लैंग्वेज के तौर पे ले सकते हैं, जो कि पेपर पे यानी कि एक जमालियाती हिस्स को खींचती है। तो आप इसमें जमालियात और इसमें मुकद्दस इल्म होने की जो एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी को भी कम नहीं कर सकते। आपको दोनों को पैरेलल देखना पड़ेगा, और यही ऐसे इल्म की आई थिंक यूनिकनेस है या खुसूसियत है कि इनमें आप सिर्फ जमालियात की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे और आर्ट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ जमालियात हैं और वो भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन चूंकि इसका एक इल्म मुकद्दस सेक्रेड हिस्ट्री है इसकी, इसलिए फिर ये भी इबादत के लेवल पे चला जाता है। तो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से मैं इसको सोचती हूँ। और सब्र और डिसिप्लिन की जहां तक बात है, तो दोनों चीजें जो भी लोग इसको सोच रहे हैं या दे आर सिटिंग ऑन द फेंस कि करें या ना करें, आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ दोज पीपल कि वो इसको अगर आपके दिल में ये सोच आई है कि मैं किसी भी तरह का खत सीखूं, तो ये कहीं से आई है। और आपका काम है कि आप इसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इस मौके पे मैं नरेट करूंगी एक इमाम, एक स्कॉलर हैं हमारी तरफ, हार्वर्ड की मुस्लिम चैपलैन हैं, और वो हमारी मस्जिद में आए हुए थे और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की जो कि बहुत सारी जगहों पे मुझे अब याद आती है, और मैं अपने बच्चों को भी ये बात बताती हूँ। और वो ये कि जब अल्लाह ताला ब्लेसिंग भेजता है, तो वो आपको ऊपर से कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ पैकेट्स आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में चीजें भेजता है। यानी व्हेन अल्लाह ओपन्स डोर्स फॉर यू, देन ही सेंड्स यू एन अपॉर्चुनिटी। तो अब ये आपका काम है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल तौफीक जब आए किसी चीज की, तो इसका मतलब है कि रजा उसके अंदर इनबिल्ट है। तो दैट दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन इस खौफ से ना शुरू करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं अच्छा नहीं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, आई थिंक आपको फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस चीज में कि जहां इंसान बहुत सारी चीजें और शुरू करता है और सीखता है बतदरीज, उसी तरह इल्म खत भी है, कि अगर आप सीखेंगे तो आप कितने ही बुरे क्यों ना अपने आप को कंसिडर करते हो, किसी भी तरह के आर्ट्स में इवेंचुअली देयर इज ग्रोथ, और ग्रोथ इन इटसेल्फ इज इज पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। So I think that's from my side on that. जी, उस हवाले से एक और बात जो मुझे अक्सर वो मेरे भी कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करो तो आसान समझ के शुरू ना करना और मुश्किल समझ के छोड़ना मत। तो उसके अलावा आपने और भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उठाए। एक जो आपने सवाल की बात की, तो उससे मुझे खुद अपना सवाल भी याद है उस सर उस्ताद साजिद नकवी से। जब मेरा शुरू हुआ क्लासेस का सिलसिला, तो उस वक्त कोविड के दिन थे और आपको पता सारे घर पड़े हैं और बिल्कुल एक स्टैगनेंट लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। तो मैंने सर से पूछा, क्योंकि मेरे जहन में थोड़ा बहुत आइडिया था ये ख़ताती के हवाले से, तो और इसके ट्रेडिशन के हवाले से। तो मैंने सर से कहा कि मतलब पहले जो ट्रेडिशन थे वो एक स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप और हजूरी क्लासेस में, कि वो आमने सामने बैठे हैं, वो उस्ताद से ख़ताती ना सिर्फ सीखें बल्कि किस तरह एज एन उस्ताद, एज ए प्रोफेशनल बिहेव किया जाए। क्योंकि सर खुद कहते हैं कि अगर आप किसी भी उस्ताद को देखेंगे कि तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि वो सिर्फ उस वक्त उस्ताद है जब वो काम कर रहे हैं, बल्कि जब वो काम नहीं भी करे तब भी आपको वो उस्ताद ही लगेंगे। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये मुझे कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि ये मैं तो चाहता हूँ हजूरी क्लासेस हो, मगर ये तो ऑनलाइन सिलसिला लगता है कि चलता ही जाएगा फ्यूचर में। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की, और गालिब का एक मिसरा है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है।
और उन्होंने आगे फिर बताया कि बात फासले की नहीं है, दिल, रूह और दिमाग की तरबियत की है। राब्ता उस्तवार करना शर्त है, चाहे दूर हों बाहजूर हों। अगर वफादारी का राब्ता उस्तवार यानी कायम नहीं हुआ, तो फिर हजूर का भी कोई फ़ायदा नहीं। जो ताल्लुक जहमत में परवान चढ़ाया जाए, जो ताल्लुक जहमत में परवान चढ़ाया जाए वो दायम और मजबूत होता है। इसी को रियाजत कहते हैं, इसी का नाम मश्क है, यानी मश्क इश्क। तो और जिस तरह आपने जिक्र किया कि मतलब वो कोविड के दिन तो हम सारे, मतलब उससे मुझे वो मिसाल याद आती है कुरान में जिसका जिक्र है हज़रत यूसुफ का, कि जब उनको जिंदान में फेंका गया। तो मैं सोचता हूँ अगर वो उस वक्त ये हाल कर लेते कि मैं तो बस ख़त्म हो गया, फना हो गया, मुझे जिंदान में फेंक दिया गया है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ही हिम्मत और उम्मीद छोड़ देते, तो वो तो कभी भी ना निकलते उधर से। उन्होंने क्या किया, उधर भी तबलीग की अल्लाह के पैगाम की। तो फिर उसके बाद उसी के थ्रू फिर वो साबित कदम रहे, तो उसी के थ्रू वो उससे निकले। बल्कि मैं अभी पढ़ ही रहा था कुछ देर पहले कि इब्ने तैमिया का कॉल है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकर्स इज बीइंग स्टेड फास्ट इन योर एंडेवर्स। तो इस हवाले से मैं आगे भी गुफ्तगू लेके चलता हूँ कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो हमारे उस्ताद हैं सैयदुल हुसैनी, उनका जो एक मुकाम है एज एन उस्ताद, वो बहुत ही मुनफरद है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप शुरू करें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर सैयदुल हुसैनी। जी जरूर। अम, मेरे ख्याल में ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही जो पहले थी कि जो उस्ताद और शागिर्द की एक हजूरी वाली बात है, वो एक ओवरऑल ग्रूम करती है किसी भी इंसान को। नेचुरल सी बात है, अगर आप किसी थेरेपिस्ट से भी रोज मिलें, किसी से भी रोज मिलें, आपका एक दोस्त हो बहुत अच्छा, आप उस दोस्त से रोज मिलें, तो उसकी सोहबत आप पे असर करेगी। या तो आप उसके जैसे हो जाएंगे इवेंचुअली, या वो आपके जैसा हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अफेक्ट होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी पोइट्री फारसी की मौजूद है कि सोहबत जो है वो एक रात की औलिया की हजारों सालों के काम कर देती है। तो मैं उस तरफ बात को नहीं लेके जाना चाह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इन इन डे टू डे लाइफ जिससे हमारा ताल्लुक ज्यादा होता है उसकी चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं नेचुरली। मेरे पास तो चूंकि ऑप्शन थी ही नहीं फिजिकली जाके हजूरी क्लास करने की, तो मुझे वो बात इतना मेरे दिल में ये दिक्कत नहीं पैदा हुई कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी और उसका वो इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात ये कि वो क्यों नहीं हुआ, उससे फर्क क्यों नहीं पड़ा, वो ये कि अगर आप सैयद साहब की क्लास अटेंड करें, कोई भी करे, इंशाल्लाह जो सुनने वाले होंगे वो बहुत सारे डिसीजन लेके लेंगे इस तरह का कि दे वांट टू ट्राई इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनकी क्लास में जब भी आप होते हैं तो बहुत ज्यादा गुफ्तगू का हिस्सा होता है। बहुत ज्यादा ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कलम आपने अभी उठाया नहीं होता, और उसका एक पर्पस है, और वो खुद भी कहते हैं कि उसका एक पर्पस है। और वो आई थिंक अगर मैं यहाँ से बैठ के लिख भी रही हूँ, तो और वो बोलते जा रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, तो बहुत ज्यादा ग्रूमिंग और बहुत ज्यादा जो इमेज है, जो वर्ल्ड व्यू है खते नस्तालीक के लेंस से, कि हमने नस्तालीक के लेंस से दुनिया को कैसे देखना है, या ये इस इल्म के लेंस से हम कैसे चीजों को देखते हैं, वो एक ग्रूम होना शुरू हो जाता है। एक तो वो ग्रूम होता है, दूसरा ये कि फिर आपका एक मॉरल कंपस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि हो सकता है ऑलरेडी अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी अच्छा हो, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। यानी जिस तरह से नमाज के बारे में कहा गया है कि आप नमाज पढ़ें तो आप नमाज आपको बुराइयों से रोकेगी, तो अब एक नमाजी बंदा एक सर्टन सर्टन हद तक तो गलतियां कर सकता है, लेकिन बहुत बुराइयां नेचुरली उसको नमाज रोकती है, चाहे जैसी मर्जी नमाज हो, जैसी कि हमारी आजकल होती है। लेकिन एक बेयर मिनिमम लेवल है जो कि हर इल्म का अब उसकी अपनी ग्रेस है, कि जब आप उस इल्म में आ जाएं तो वो आपको एक सर्टेन मिनिमम लेवल से नीचे गिरने ना दे। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मॉरल कंपस है और आपकी जो ग्रूमिंग है वो ऑटोमेटिकली
एक सर्टेन पैरामीटर के अंदर आ जाती है और आपका वर्ल्ड व्यू भी बहुत क्लियर होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब मैं बहुत ही बुरा भी लिखती हूँ और मैं सईद साहब को कहती हूँ कि ये मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखें। और वो बहुत दफा मुझे कहते हैं कि डर के ना लिखें कि आप ये लिख रही हैं तो ये गलत लिखा जा रहा है। जब कॉन्फिडेंस में और एरोगेंस में हल्की सी एक जो सटल लाइन है, वो बहुत जरूरी है कि वो मेंटेन हो। और आई थिंक वो बारीक जहन की जो ग्रूमिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तराश खराश होती जाती है। तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं तो आप गलती भी करते हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने हजारों दफा लिखा है और मैं हजारों दफा और लिखूंगी या लिखूंगा। तो इवेंचुअली देना या ना देना, आप किस लेवल तक पहुंचते हैं वो फिर आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपका काम है। और मेहनत के ऊपर भी एक एलिमेंट जो आपने भी मेंशन किया, वो मैं दोबारा मेंशन करूं, क्योंकि जब हम मश्क इश्क की बात करते हैं तो शायद लोगों को लगता हो कि भाई आप बहुत ज्यादा इश्क रखते हैं इस्लामिक कैलीग्राफी से, आप देखते हैं और आप बिल्कुल ऑ स्ट्रक हो जाते हैं, तो ही आप इस काबिल हैं कि आप इसमें आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये जरूरी नहीं है, आप जिस तरह बाकी खूबसूरत फूल को देखते हैं और खुश होते हैं और खूबसूरत आसमान देखते हैं और आपको आसमान इंस्पायर करता है, किसी भी ब्यूटी की चीज से अगर आप इंस्पायर होते हैं तो आप अगर उतना ही इंस्पायर कैलीग्राफी से भी हो रहे हैं तो भी इट इज गुड इनफ कि आप इसमें आए। क्योंककि एक तो वही कि एक इसका जमालियातीपन है, एक इसका जमालियाती हिस्सा है, और दूसरा ये कि फिर इसकी जो एडिशनल हमें बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि मैं कहूँगी कि सॉर्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो नेचुरली जब आप इस किसी भी इल्म में आते हैं तो वो आपको वो फ्रिंज बेनिफिट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप मश्क इश्क की बात करते हैं तो अब ये कोई ना समझे कि बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत हो जाएगी लफ्ज़ों के लिखने से, और या अल्लाह का कलाम लिखने से, या फारसी के बहुत खूबसूरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पोइट्री लिखने से। ऐसा नहीं होगा। मुमकिन है हो जाए, और हो जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इवन जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इश्क के लेवल पे जाके उसको टाइम और डेडिकेशन देते हैं, तब भी हर रोज मश्क करना आसान नहीं होता। जैसे मैं तकरीबन हर रोज कोशिश करती हूँ कि लिखूं, और कभी मेरा बहुत दिल करता है कि मैं लिखूं और मैं लिखती जाती हूँ और लिखती जाती हूँ, और कभी बहुत सख्ती से लिखा जाता है, यानी दिल नहीं कर रहा होता और आपको अपने आप को जबरदस्ती बिठा के लिखना पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम मैनेजमेंट में भी अब तो बहुत सिखाते और पढ़ाते हैं कि डिलिबरेट प्रैक्टिस, कि डिलिबरेट प्रैक्टिस जो है इट इज मेंट टू बी हार्ड ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर माइंड। उसका उसका मकसद आपको बेहतर करना है विद द इंटेंशन कि मैंने बेहतर होना है। जैसे कि कोई फुटबॉल प्लेयर है और वो हजारों दफा वही किक रिपीट करता है, इवेंचुअली कहीं जाके उसका एक अनलॉक हो जाता है अगला लेवल। तो आपका डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट जरूर रखें। मकसद ये बात कहने का ये है कि जो नए आने वाले हैं वो इस बात से घबराए ना कि अगर आपको बहुत इश्क की हद तक या बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं करती तो इट्स नॉट मेंट फॉर यू। और दूसरा ये कि जब आए तो फिर इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें कि मुझे इसमें मेहनत करनी है, और वो फिर मेहनत आपके ऊपर शाख भी गुजरे तो आपने करनी है। और ये कमिटमेंट की बात है जिसपे जो अभी बहुत प्यारा गालिब का शेर आपने सुनाया कि इस्तवारी जो है, कंसिस्टेंसी, कि आप अगर इस्तवारी की शर्त के साथ मेहनत करते हैं कि आप अपना ताल्लुक इस्तवार रखेंगे तो फिर उसमें एक सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हदीस भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अल्लाह ताला को, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं लफ्ज़ याद, लेकिन कुछ इसी तरह है कि अल्लाह ताला को वो काम बहुत पसंद है जो कि हम चाहे थोड़े करें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करें। तो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो आप सुबह उठ के 4 पुशअप्स कर रहे हो, जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं किसी चीज में तो उसकी इफेक्ट्स बहुत क्वाड्रुपल्ड हो जाते हैं। यानी वो अ, आपकी बेसिक रूटीन का हिस्सा बन जाती है, फिर वो नहीं निकलती। और अब वाकई ऐसा स्टेज हमारा आ गया, और फराज आप भी एग्री करेंगे कि अगर हम ना करें मश्क तो लगता है कि कुछ मिसिंग है, आज कुछ नहीं हुआ, आज कुछ मसला है। तो आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे आके फिर आपको लज्जत का एलिमेंट आता है। पहले उससे आपकी सिर्फ वो सॉर्ट ऑफ ड्राई मेहनत है
जो कि आपके ऊपर मुश्किल गुजरेगी, लेकिन अगर आप उससे गुजार लेंगे अपने आप को, तो फिर एक ऐसी स्टेज आना शुरू हो जाएगी कि जहां पे आपको आपका दिल करेगा कि लिखें, और आप पे वो मुश्किल नहीं गुजरेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। जी बिल्कुल। और इस हवाले से मुझे एक सेंट फ्रांसिस पे एक बुक लिखी गई थी, मुझे ऑथर का नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, मगर जब वो सेंट फ्रांसिस के स्पिरिचुअल एवेकनिंग के सफ़र का के बारे में बात करते हैं, तो वो उसको इस तरह तशबीह देते हैं कि फ़र्ज़ करें, मतलब अभी साइंस को अभी साइड पे रखिए, कि आपने आप चाहते हैं कि आप ये, अगर हमारा जो जो अर्थ है हमारा स्फेरिकल है, तो हम चाहते हैं कि हम एक साइड से ज़मीन मतलब को खोदें और दूसरी साइड से निकलें। तो एक आप जब खोदते चले जाएंगे और नीचे जाते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ऊपर की तरफ खुदाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसे मश्क भी ऐसे ही है कि जब मैंने भी जब शुरू किया, तो ऐसा लगता था कभी कभार कि मैं बुरे से बुरा ही लिखता जा रहा हूँ, और मतलब अब इसमें इस्लाह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर उस वक्त भी हमें सर ये कहते थे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेकर आओ। तो अब समझ आती है कि ऐसे में जितनी हम गलतियां कर रहे थे, तो फिर उससे हमें अंदाज़ा हो रहा था और हमारे ये शऊर में आ रहा था कि गलती है क्या और किस तरह उसको बेहतर किया जाए। फिर एक वक्त आता है कि जब आप मतलब मेरे अबू भी कहते हैं कि जब भी किसी मतलब काम के बारे में सोचो, तो सोचो कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। तो वो जब बुरे से बुरा हो गया उसके बाद, तो फिर अब आपने बेहतर की तरफ ही जाना है। तो बिल्कुल। तो फिर और जो उस्ताद साजिद नकवी से भी जो ताल्लुक रहा, जैसे आपने भी जिक्र फरमाया कि उनका गुफ्तगू में और जो एक तरबियत है एक खतात की, उस पे काफ़ी ज़ोर होता है। और उसकी वजह भी ये है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि हम एज अ स्टूडेंट ही रहें। वो नहीं चाहते कि 3 to 4 years डाउन द रोड हम एक स्टूडेंट के तौर पे रहें, हम उन्हीं के पास आ रहे हों इसलाह के लिए। बल्कि वो चाहते हैं कि हम खुद प्रोफेशनल लाइफ में खुद भी आएँ और दूसरों को भी सिखाएं। अगर वैसे किसी मैं और वैसे भी मैं से ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है आजकल के जो असूल हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, वो नहीं सिखाया जाता। सिर्फ आपको कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके जाऊँ इसको, तो लकीर का फ़कीर बना दिया जाता है, मगर उसके पीछे वजह क्या है और किस तरह वजूद में आया ख़त, वो नहीं समझाया जाता। तो मुझे याद है कि शुरू वाले क्लासेस में वो जब हमें एसेंशियल्स ऑफ कैलीग्राफी सिखा रहे थे कि आपको कैलीग्राफी शुरू करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, जिनमें आपको कलम चाहिए, आपको कोई सरफेस चाहिए इस पे आप जी बिल्कुल अ, उस पे रख के जेर दस्ती, जी जेर दस्ती चाहिए आपको, और सफ़ा चाहिए। तो उसमें एक और उन्होंने आखिर में जिक्र किया, कल्ब सलीम की भी ज़रूरत है और उसका अमली मुजाहरा। मतलब हमें शुरू में उन्होंने लाइन की प्रैक्टिस शुरू कराई, तो हमें मतलब काफ़ी मतलब अजीब लगी कि हम तो इधर खताती सीखने आए हैं, सर ने हमें कि अब ये हफ्ता पूरा लाइन ही लिखवाते रहना है। तो उसमें बेसिकली वो चाह रहे थे कि हम कलम पकड़ने का तरीका सीखें, अंदाज़े नशिश सीखें, और फिर हाथ का मिजाज तय करना। ये सब चीज़ें भी खताती का हिस्सा हैं, जो अब उस तरह या उस लेवल पे नहीं सिखाई जाती। तो बेसिकली मैं चाह रहा था कि हम आखिर में थोड़ी मशक भी करके दिखाएं, नॉट एज अ टीचर, क्योंकि आई गेस वो तो अभी मंजिल काफ़ी दूर है। मगर मैं चाह रहा था कि हम ऑडियंस को दिखा सकें कि जब हम एज अ शागिर्द जब लिखने बैठते हैं खताती, तो क्या क्या चल रहा होता है हमारे जहन में। वैसे ही तो अब अगर मैं देखूं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता द कलम बिकम्स एक्सटेंशन ऑफ योर हैंड इटसेल्फ। मगर फिर भी मैं चाहता था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस को दिखाई जाएं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास सफ़ा है जिस पे हमने लिखना है। और फिर मैंने पहली जब भी मैं ये मश्क करने बैठता हूँ, मैं वो तारीख वगैरह लिख देता हूँ, और
क्योंकि पहले तो हम इधर साइड पे लाइन लगा के फिर नुक्ते लगाते थे, क्योंकि जो नस्ताली की फिर बाकी जो खतूत हैं जो बाद में हैं, उनमें सिस्टम ऑफ मतलब नुक्तों का सिस्टम है कि वो नुक्तों के सिस्टम से वो सिमेट्री सारी अपनी बनाते हैं कि अगर किसी भी लफ्ज़ को देखना है कि उसकी क्या सिमेट्री है, तो वो नुक्तों से, अभी मैं इसका अमली मुजाहरा भी करूँगा। तो एक कुरान की आयत है, मैं उससे शुरू करूंगा। तो सबसे पहले जब मैं लिखने बैठता हूँ तो फिर मैं पहले जो स्पेस है वो तयन करता हूँ, और उसके बाद फिर कहाँ से लिखना शुरू करना है मैंने, और साथ साथ अपने जो कलम पकड़ने का तरीका है वो भी देखता हूँ। अक्सर होता है कि जब मैं मशक कर रहा होता हूँ घर में तो अबू भी आ जाते हैं। तो जब हम मशक कर रहे होते हैं, शायद वो शुमाइला भी एग्री करेंगे, तो हम एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। तो जब और साथ जब कोई आ जाता है तो फिर हम बिल्कुल एक कॉन्शियस हो जाते हैं, अच्छा ये जो पहले गलती नहीं भी कर रहे थे वो भी आप करना शुरू कर देते हैं। तो अगेन एज अ स्टूडेंट ही इसको लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो फिर मेरे जहन में है कि मैंने ऊपर वाली नोक पे, जब मैंने नीचे जाना तो मैंने ऊपर वाली नोक पे जोर रखना। कलम की दो नोक होती है, एक ये निचली और एक ऊपर वाली। तो साथ साथ अभी हम जब अब इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए तो अ, हम ये भी सीख लें कि हमने मुफ्रदात तो सीख लिए हैं, और दो हरफी और तीन हरफी मुरकबात। इसके साथ अगला जो स्टेप होता है वो हरूफ लफ्ज़ों के दरमियान जो स्पेस है वो भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपके जो मुफरद जो या मुरकब है। तो उस स्पेस को ध्यान में रखते हुए फिर। जिस समय वो नुक्तों की बात कर रहा था कि नुक्तों का सिस्टम होता है, तो इधर भी अगर आप देखें तो मेरे जहन में है कि ये जो अगर ये की एग्जांपल ली जाए तो इसने तकरीबन एक नुक्ता इधर से इसकी डेप्थ होगी, और इसी तरह इधर से इसको जो फासला होगा वो तकरीबन 1.5 नुक्ते का होगा। इसी तरह इधर जो फासला होगा वो इधर थोड़ा कम हुआ है, मगर इधर भी 1 नुक्ते का होगा। इसी तरह ये जो अलिफ है ये भी 3 नुक्तों का होगा। हाँ, बस क्या बात है।
वाह भाई, क्या बात, ये रिया है for you. तो इसी तरह पे जो एक सफ़ा या दो सफ़े में मैं लिखता हूँ, तो जो भी इसमें पे गलतियाँ होती हैं वो जब पूरा कर लेता हूँ उनको देखता हूँ। जैसे इधर क्योंकि हमने जो हम इंक उठाते हैं अपने कलम में वो भी देखनी होती है, तो कुछ जगहों पे इंक ज़्यादा हुई जिसकी वजह से वो इंक का फैलाव सफ़े पे ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो एज अ स्टूडेंट यू डू सी। और इससे पहले ये तो मैंने अमली मश्क की, जो हमारे उस्ताद हैं वो जिस चीज़ पे इससे भी शायद ज़्यादा जोर देते हैं वो है नजरी मश्क। कि आप बैठने से पहले जो भी आपको काम दिया गया है आप उसको 10-15 मिनट देखें, उसको एब्जॉर्ब करें और फिर अपनी मश्क शुरू करें। तो शुमाइला अपना काम दिखाएंगी? नहीं। जी मैं दिखा सकती हूँ। मैं लिखने का सेटअप इस वक्त मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ। तो आप जैसे कि और टाइम भी तो काम है, हाँ जी रैप अप भी तो करना। जी। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हाँ। था बेसिकली, एक जो थोड़ी बहुत वजूहत है मेरी नस तारीख सीखने की, वो तो मैंने बताई आपको जो मेरी समझ में आती हैं। अ, मैं ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपकी समझ में नहीं आती और बाद में आपको शायद मालूम होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये सफ़र का आगाज़ क्यों कर हुआ। तो मुझे याद है जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि किसी हमारी फैमिली में क्या हिस्ट्री है। वो तो जब मैंने शुरू किया तो अब्बू ने कहा कि देखा कि मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ काम में, तो मैं देखा कि उनके पास काफ़ी पुरानी अपनी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो उन्होंने कोई एक काफ़ी बड़ा एक आर्ट बोर्ड जो वो बाहर, जब उन्होंने बताया कि जब वो बाहर लंदन होते थे तो उस वक्त जब अपने एक टीचर थे कैलीग्राफी से, उस वक्त उन्होंने गॉथिक स्क्रिप्ट और बाकी स्क्रिप्ट सीखे। और उससे बल्कि ये उससे भी पहले जाती है चीज़, हमारे दादाबू ने भी इस पे काम किया, उन्होंने लाहौरी नस्तालीक सीखी। और उससे पहले मेरे परदादा ने भी कुरान पाक लिखा। कुरान तो पाक उसके लिखा? जो मखतूतें हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हाय था। हाय, वाह। ये मेरे दादा नूर अहमद की बाले जबरीन तहरीर है। वाह। तो ये तकरीबन काफ़ी पुरानी, मैं ये उन्होंने प्रोफेशनली की या ये उनका अपना मतलब नुस्खा है? उनका अपना नुस्खा है शौक से। बेसिकली। वो थे तो बाय प्रोफेशन हम कारोबारी, वाह वाह वाह। मगर मैं उसे एज अ हॉबी। हॉबी। हाँ, उस जमाने में तो लोग बहुत इस तरह जी। दिलचस्पी से करते थे। वाह 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 वाह, अरे भाई वाह, कमाल ही हो गया। तो ये मुझे अब जब उन्होंने बताया तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि इस तरफ ये काम का आगाज कैसे शुरू हो गया। देखो यार, जो इसको वो करते हैं जी, हाँ, पिन कर। और उससे भी पुराना, बल्कि मेरे परदादा का जिन्होंने कुरान पाक लिखा था। अरे वाह, अरे और ये सियालकोटी कागज जो उस वक्त काफी मशहूर था, हाँ, तो उस पे उन्होंने लिखा था। अच्छा माशाल्लाह। ये तकरीबन अब तो थोड़ी खस्ता हालत होगी उसकी, 100 साल मगर पुराना हाँ जी उससे भी पुराना। तो बताना मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि शायद अगर आप ये सफ़र का आगाज़ जब शुरू करते हैं तो कुछ वजूहत होती हैं जो आपके सामने आ जाती हैं कि ठीक है मैं शायद अपने अंदर एक तहम्मुल मजाज पैदा करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, मगर
कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वजूहत होते हैं जो शायद आपकी समझ में नहीं आती, और आपको वक्तन वक्तन ही पता चलता है कि उनका क्या मकसद था। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही और मैं अगर देखूं अपने सफ़र पर जायज़ा लूँ रेट्रोस्पेक्टिवली, तो अगर मैं मेरा गैप ईयर ना आता, मुझे नाना बूना बताते हस्तनीस के मुतल्लिक, और मैं उनके साथ नस्तालीक पे मेरी नज़र ना पड़ती, रैंडमली हस्तनीस का पेज स्क्रॉल करते, तो मैं तो शायद कभी भी ना इस तरफ आता। सही। नहीं तो ये वो डेस्टिनी, मगर तो ये तो बात समझ आती है कि क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो शुमाइला जाते जाते एक पेज ही दिखा दें। जी जी वो जरूर। ना, मैं एक वो बहुत खूबसूरत जो नात है ना, या रसूलुल्लाह तेरे दर सही की है। सलाम को सलाम, मैं वो लिखने की कोशिश कर रही थी। तेरे दर की फजाओं को सलाम, गुंबद खुदरा ठंडी ठंडी। वाह भाई, क्या आपने चूज किया है, वाह। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हमारे जमाने में टीवी पे लगा करती थी, तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज। और ये अस्तगफिरुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। शुक्रिया। फराज, मैं आपकी पॉइंट उस पे कहना चाह रही थी कि जो कल्बे सलीम वाली बात की, वो तो काफी मुश्किल होती है बिगिनर्स के लिए। तो हमारा जब बैच स्टार्ट हुआ तो सैयद साहब ने कहा कि इरादा लें। तो एलिमेंट्स जो है ना, जो चाहिए आपको कैलीग्राफी के लिए, उसमें अगर आप इरादा ले आए तो भी बहुत बात है। और काफी होगा। और बहुत सारे लोग जो कैलीग्राफी आर्ट के तौर पे करते हैं और नुक्तों को फॉलो नहीं करते, तो वो कहते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं लिख सकते एक लफ्ज को बड़ा या छोटा, या जैसे हमें अच्छा लगे। तो वो यकीनन कर सकते हैं, और वो यकीनन लिख सकते हैं, और वो यकीनन जमालियाती तौर पे खूबसूरत भी है। लेकिन उसको सिर्फ हम अ, नस्ताली का खत नहीं कह सकते। उसकी उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो फन पारे के तौर पे है, जैसे कि सैयद साहब हमें बताते हैं। तो यकीनन वो भी खूब सही। तो जब आप शुरू करें तो इस इरादे, जो भी नए आने वाले हैं, और आई होप के ज्यादा लोग इस तरफ आए, जब वो शुरू करें तो वो बस आंखें बंद करके शुरू कर लें, और फिर देखें कहाँ तक बात जाती। जी बिल्कुल। मेरा भी ये ख्याल है, और अगर ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल हो तो मुख्तसर